तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शंस को कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। और ये 2 और 3 पार्टिकल्स के लिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शंस फॉर 2 and 3 पार्टिकल सिस्टम्स, यानी कि वो पार्टिकल सिस्टम में सिर्फ 2 और 3 पार्टिकल्स रहेंगे। सो उस सिस्टम के लिए हम सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शंस को कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो वी नो दैट number of ways in which the indices can be interchanged will give the number of solutions of this Schrödinger equation of the system. तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि हमें इंडिसेस को इंटरचेंज करने से वो सारे हम सबको सॉल्यूशंस ऑफ द स्क्रॉडिंगर इक्वेशन कहलाएंगे। तो फॉर ए 2 पार्टिकल सिस्टम वेव फंक्शन बेसिस ऑफ 1, S1 S2 there will be 2 factorial solutions. Similarly for n particle system there will be n factorial solutions. तो अगर हम 2 पार्टिकल्स सिस्टम के लिए वेव फंक्शन लेते हैं तो z ऑफ सम वेव फंक्शन आता है। सो फॉर 2 पार्टिकल्स के लिए तो हम यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड पार्टिकल रिप्लेस कर लेंगे। अगर हम सोचते हैं कि 1 और 2 पार्टिकल्स है हमारे साथ, ये दिस इज़ द सिस्टम, ये आपको 2 पार्टिकल वाला सिस्टम है। तो यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर हम 2 रख सकते हैं यानी 1। सो 2 वेज में फिलअप कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर ऑलरेडी 2 ले लिया है तो यहाँ पर 1 लेंगे। सो 1 पॉसिबल वे। अगर ऑलरेडी हमें यहाँ पर 1 ले लिया है तो यहाँ पर 2 लेना चाहिए। सो ओनली 1 पॉसिबल वे। सो ओवरऑल हमें सोचते हैं तो 2 into 1 इज़ नथिंग बट 2 फैक्टोरियल वेज। सो ये 2 पार्टिकल के लिए 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए हमें 2 फैक्टोरियल वेज में वेव फंक्शन आता है, जैसे कि z ऑफ 1, 2 z ऑफ 2, 1। तो स्क्रॉडिंगर इक्वेशन के लिए ये भी सॉल्यूशन रहेगा और इसका इंडिसेस यानी कि ये 1, 2 नंबर्स इसका इंटरचेंज करने से हमें 1 की जगह पर 2, 2 की जगह पर 1 रखने से ये वेव फंक्शन भी हमें स्क्रॉडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन रहेगा। तो हमें 2 फैक्टोरियल सॉल्यूशंस आते हैं फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम्स के लिए। अगर हम सोचते हैं कि यहाँ पर n पार्टिकल सिस्टम है, सो n पार्टिकल्स है उस सिस्टम पर, तो हमें पहली जगह पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on n, सो कोई सा भी नंबर चाहे तो दे सकते हैं। सो अगर हमने सोचा कि 1 ले लिया है, यानी कि बोलना तो यहाँ पर हम n पॉसिबल वेज में फिलअप कर सकते हैं। n पॉसिबल नंबर्स को सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट पोजीशन में 1 से लेकर n तक। और अगर हमने यहाँ पर 1 ले लिया है सोचते हैं तो हमें यहाँ पर नेक्स्ट पोजीशन पे 1 के अलावा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जब तक कि n आता है। सो दैट इज़ नथिंग बट n-1 वेज में फिलअप कर सकते हैं सेकेंड रोज। अगर हमने एक नंबर ले लिया है तो सो n-1 यानी कि 2 सोचते हैं कि 2 ले लिया है। सो और नेक्स्ट पोजीशन में हम कितने पार्टिकल्स कितने इंडिसेस से फिल कर सकते हैं 3 से लेकर n तक, यानी कि 1 और 2 को छोड़ के 3 से लेकर n तक, वो तो n-2 वेज है। ऐसा ही लेते जाते हमें फाइनली एक ही नंबर से फिल कर सकते हैं। सो इंटू 1 आ जाता है। सो दैट इज नथिंग n into n-1, n-2, n-3 and so on। इसे हमें n फैक्टोरियल का तो बोलते हैं। सो दिस इज नथिंग बट इसे n फैक्टोरियल वेज कहते हैं। सो n फैक्टोरियल वेज n फैक्टोरियल सॉल्यूशंस होते हैं। सो अगर हमने
n पार्टिकल सिस्टम को सोचते हैं सो हमें n फैक्टोरियल पॉसिबल परमुटेशंस मिलते हैं। सो एक फर्स्ट प्लेस में एक यानी फिर 2 यानी फिर 3 ऐसा बहुत पॉसिबल परमुटेशंस मिलते हैं। सो इन इंडिसेस के डिपेंडिंग ऑन दिस इंडिसेस सो हमें n फैक्टोरियल सॉल्यूशंस मिलते हैं स्क्रॉडिंगर इक्वेशन के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज सॉल्यूशंस विल आल्सो बी ए सॉल्यूशन ऑफ स्क्रॉडिंगर इक्वेशन। ये जो सॉल्यूशंस है ज़ाई ऑफ 1,2 ज़ाई ऑफ 2,1 उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी यानी कि ये इंटू ज़ाई ऑफ 1,2 प्लस बी इंटू ज़ाई ऑफ 2,1 उसे हमें लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं, वो भी इसका सॉल्यूशन कहलाता है। तो हम एग्जांपल देखते हैं। सो एज एन एग्जांपल वी कंसिडर 2 पार्टिकल फॉर्मुलेशन। तो हमें 2 पार्टिकल और 3 पार्टिकल सिस्टम को सोचते हैं। सो 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए 2 फैक्टोरियल सॉल्यूशंस 2 into 1 और 3 पार्टिकल सिस्टम्स के लिए हमें 3 फैक्टोरियल 3 2s are 6 3 into 2 into 1 3 2s are 6 इतने सारे सॉल्यूशंस आते हैं। द स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन इन 2 पार्टिकल वेव फंक्शंस इज। तो हम स्क्रॉडिंगर इक्वेशन को अब सोचते हैं। तो स्क्रॉडिंगर इक्वेशन तो Hz इज टू Ezi है, तटी वो हमें हैमिल्टोनियन ऑपरेटर वेव फंक्शन पर जब भी हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर वेव फंक्शन पर ऑपरेट करते हैं हमें वही वेव फंक्शन मिल जाता है, लेकिन वो आपको ई से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, दैट इज़ एनर्जी से। एनर्जी आपको यहाँ पर आइगन वैल्यू, तो हमें आइगन वैल्यू से मल्टीप्लाइड वेव फंक्शन मिलता है। सो हम अब 2 पार्टिकल्स के लिए सोचते हैं तो h ज़ाई ऑफ 1,2 e इंटू ज़ाई ऑफ 1,2। तो द 2 डीजेनरेट सॉल्यूशंस ज़ाई ऑफ 1,2 ज़ाई ऑफ 2,1। तो हमें ये 2 डीजेनरेट सॉल्यूशंस मिलते हैं इंडिसेस के एक्सचेंज पर। नाउ द सिमेट्रिक वेव फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं? तो ज़ाई ऑफ एस इज इक्वल्स टू ज़ाई ऑफ 1,2 प्लस ज़ाई ऑफ 2,1। सो और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन को हम इस तरह लेते हैं कि ज़ाई ऑफ ए इज इक्वल्स टू ज़ाई ऑफ 1,2 माइनस ज़ाई ऑफ 2,1। तो सिमेट्रिक वेव फंक्शन में हमें प्लस सिंबल रहता है और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन में माइनस सिंबल रहता है। तो सिमेट्रिक वेव फंक्शन ज़ाई ऑफ 1,2 प्लस ज़ाई ऑफ 2,1, तो यही है सिमेट्रिक वेव फंक्शन। तो इसे हम सिमेट्रिक वेव फंक्शन क्यों कह रहे हैं? तो उसका रीज़न है कि अगर हम एक्सचेंज करें तो ये फर्स्ट पार्टिकल के जगह पर सेकंड पार्टिकल डाल देंगे और सेकंड पार्टिकल की जगह पर फर्स्ट पार्टिकल डाल देंगे। तो अगर हम एग्जांपल को लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड इलेक्ट्रॉन वो तो आइडेंटिकल पार्टिकल्स है से वो तो देखने के लिए एक ही लगते हैं, तो वैसा। तो इन 1 के प्लेस में 2 और 2 के प्लेस में 1 एक्सचेंज का आफ्टर एक्सचेंज, सो 2 के प्लेस में 1 1 के प्लेस में 2, तो हमें को ये वेव फंक्शन आता है। अगर हम अगेन इसे रीअरेंज करेंगे तो ये ऐसा लगता है कि ये प्लस बी ये बी प्लस ए है, ये प्लस बी इज बी प्लस है। तो रीअरेंज करेंगे तो हमें यही वेव फंक्शन मिल जाता है, इसलिए ये सिमेट्रिक वेव फंक्शन कहलाता है। अगर हम एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन को सोचते हैं तो यहाँ पर हमने माइनस सिंबल यूज़ किया है, इसलिए कि अब हम देखते हैं अगर हम फर्स्ट पार्टिकल और सेकंड पार्टिकल को एक्सचेंज करते हैं तो ज़ाई ऑफ 2,1 माइनस ज़ाई ऑफ 1,2। अगर हम इसे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस ऑफ ज़ाई ऑफ 1,2 माइनस ज़ाई ऑफ 2,1, यानी कि माइनस ऑफ ये वेव फंक्शन। तो यहाँ पर हमें ये वेव फंक्शन का सिंबल ही चेंज हो जा रहा है, तो यह प्लस यहाँ पर तो सिंबल में कुछ भी चेंज नहीं नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए ये एंटी सिमेट्रिक है और ये सिमेट्रिक वेव फंक्शन है। ज़ाई ऑफ 1,2 ज़ाई ऑफ 2,1 और अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शंस कहते हैं। तो अगर ये एक फंक्शन हमें नॉर्मलाइज तभी कहते हैं जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ ज़ाई टू ज़ाई स्टार डी टाउ इज इक्वल्स टू 1। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है
तो अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो नॉर्मलाइज्ड है, अगर नहीं सेटिस्फाई किया सम कांस्टेंट आया अगर इसका इंटीग्रेशन, हमें वो अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहलाता है। सिमिलरली केस ऑफ फ्री पार्टिकल 6 ways ऑफ एक्सचेंजिंग एनर्जीज ऑफ द पार्टिकल। तो हम अगर 3 पार्टिकल्स को सोचते हैं, 3 पार्टिकल्स को 3 फैक्टोरियल वेज, यानी कि 3 2 6 वेज में हम ये इंटरचेंज करते हैं। जस्ट लाइक 2 पार्टिकल्स के लिए 1 2 2 1 आ जा है, इस तरह हम 3 पार्टिकल्स को सोचते हैं, 3 पार्टिकल्स ज़ ऑफ 1 2 3, बिकॉज 3 पार्टिकल्स के लिए। नेक्स्ट 2 पहले रहेगा, तो 2 3 1, नेक्स्ट 3 पहले रहेगा, 3 2 1। अब हम फर्स्ट वेव फंक्शन में फोर्थ वेव फंक्शन लगा देंगे, जैसे कि 3 2 को इंटरचेंज करने से, सो 1 3 2। यहाँ पर भी ये दो को इंटरचेंज करते हैं, 2 1 3। यहाँ पर भी ये दो को इंटरचेंज करते हैं, 3 को ऐसा ही रखते हैं, तो ये दो को इंटरचेंज करते हैं, तो 3 1 2। तो ये सारे पॉसिबल अरेंजमेंट परमुटेशंस पॉसिबल हो जाते हैं। तो हमें अब सिमेट्रिक वेव फंक्शन कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो हम 2 पार्टिकल्स के लिए देखते हैं, तो हम पर हमने पॉसिबल सॉल्यूशंस को ऐड किया है। यहाँ पर भी हम डिफरेंट पॉसिबल परमुटेशंस को, यानी डिफरेंट पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्रोनिकर इक्वेशंस को ऐड करते हैं। सो ये दिस वेव फंक्शन प्लस दिस वेव फंक्शन, ये वेव फंक्शन सबको ऐड कर देते हैं, तो हमें सिमेट्रिक वेव फंक्शन आ जाता है। अगर हम एक्सचेंज करेंगे तो 1 के जगह 3 के जगह 1, ऐसा एक्सचेंज करेंगे तो भी फिर भी हमको यही वेव फंक्शन आ जाता है, इसलिए ये सिमेट्रिक कहलाता है। और नेक्स्ट एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन, इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमें एक बात को याद रख लेनी चाहिए। तो तो यहाँ पर दिया गया है, बाय एडिंग ऑल द वेव फंक्शन विद इवन नंबर ऑफ इंटरचेंजेस एंड सब्ट्रैक्टिंग सम फ्रॉम दोस ऑफ ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंजेस। तो हमें ऑड नंबर एंड इवन नंबर इंटरचेंज को याद में रखनी चाहिए। तो ज़ ऑफ 1 2 3 है। अगर हम यहाँ पर 2 और 3 पार्टिकल्स के पोजीशंस को एक्सचेंज करते हैं, तो पहली बार हम एक्सचेंज कर रहे हैं, तो एक्सचेंज करने के बाद हमें क्या मिलता है कि 1 3 2, 3 और 2 को अगर हम और एक बार भी इसको एक्सचेंज करते हैं, यानी 2 बार एक्सचेंज करेंगे, 3 1 को एक्सचेंज करेंगे 3 1 2, तो ये इवन इंटरचेंज कहलाता है, इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज, यानी क्योंकि 2 को इवन नंबर है, 2 बार हमने इसको इंटरचेंज किया है। उसी तरह ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज, ज़ ऑफ 1 2 3 को एक ही बार हम अगर इंटरचेंज करेंगे, तो यानी कि 1 2 को इंटरचेंज करें तो 2 1 3, तो ये ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज कहलाता है, क्योंकि हमने एक ही बार इसे इंटरचेंज किया है। अगर हम इसको 3 बार इंटरचेंज करेंगे तो वो भी ऑड नंबर ही कहलाता है। तो हमें ये इवन नंबर इंटरचेंजेस को ऐड कर लेनी चाहिए, और ये उनमें से हमें ये ऑड नंबर इंटरचेंजेस को सब्ट्रैक्ट कर लेनी चाहिए। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन ईजी से डिराइव कर ले सकते हैं। तो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें इवन इंटरचेंजेस सॉल्यूशंस को ऐड कर लेनी चाहिए, और उनमें से ये ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंजेस सॉल्यूशंस को, परम्यूटेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेनी चाहिए। तो यही एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन है 3 पार्टिकल्स के लिए। 2 particles will be distinguishable from each other if the sum of normal individual wave functions is 2 से equal power derives similar wave functions। तो यहाँ पर यह कह रहे हैं कि दोनों पार्टिकल्स को हम डिस्टिंग्विशेबल कम कह सकते हैं, यानी कि वो 2 अलग अलग पार्टिकल्स है, यानी कि वो 2 एक ही पार्टिकल्स के तरह हमें नहीं दिखेंगे। अगर वो दोनों पार्टिकल्स हमें अलग पार्टिकल्स की तरह दिखने के लिए, तो उसके लिए कंडीशन है कि प्रोबेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल वेव फंक्शंस इन 2 स्टेट्स। तो यही है इंडिविजुअल वेव फंक्शंस। तो प्रोबेबिलिटी क्वांटम मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिटी ज़ इंटू ज़ स्टार, वही प्रोबेबिलिटी कहलाता है। तो ज़ ऑफ 1 2 इंटू ज़ स्टार, वो प्रोबेबिलिटी स्क्वायर, एम्पलीट्यूड स्क्वायर, प्लस ये ज़ ऑफ 2 1 इंटू ज़ स्टार ऑफ 2 1, तो ये
तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल वेव फंक्शंस, तो ये एक वेव फंक्शन है और ये एक वेव फंक्शन है, सॉल्यूशन ऑफ द स्क्रॉडिंगर इक्वेशंस है। तो ये दोनों उन वेव फंक्शंस का इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ है। तो इन प्रोबेबिलिटीज़ को हम ऐड कर रहे हैं इक्वल टू प्रोबेबिलिटी डिराइव्ड बाय सिमेट्रिकल वेव फंक्शन। तो ये सिमेट्रिकल वेव फंक्शन है, सिमेट्राइज्ड वेव फंक्शन, सॉरी सिमेट्रिकल नहीं, सिमेट्राइज वेव फंक्शन, यानी कि वो सिमेट्रिकल हो सकता है और एंटी सिमेट्रिकल भी हो सकता है। तो वो हमें सिमेट्रिकल वेव फंक्शन कैसे आता है, इधर ये दो वेव फंक्शन को ऐड करने से और उनको सब्ट्रैक्ट करने से, तो प्लस और माइनस होल स्क्वायर। तो उसे अगर हम एक्सपेंड करते हैं यार, ये वेव फंक्शन हमें कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसलिए हमें z ऑफ 1,2 होल स्क्वायर एंड z ऑफ 2,1 होल स्क्वायर प्लस और माइनस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z ऑफ 1,2 z ऑफ 2,1 ये आता है। ये इसके कॉम्प्लेक्स नेचर की वजह से हमें ये एक्स्ट्रा टर्म आता है, लेकिन हमें दिया गया है कि ये दोनों को इक्वल होनी चाहिए। ये दोनों तभी इक्वल, यानी कि ये इस फॉर्म में है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, वो फॉर्म में है। अगर उन दोनों को इक्वल होनी चाहिए तो तभी पॉसिबल होता है कि तब 2ab इक्वल्स टू 0 हो जाता है वो टर्म, यानी कि ये टर्म, जब ये टर्म 0 हो जाता है तब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। यानी इंडिविजुअल वेव फंक्शंस का प्रोबेबिलिटी सम और सिमेट्राइज वेव फंक्शन प्रोबेबिलिटीज़ का सम दोनों एक होता है, तब हम पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विशेबल कह सकते हैं, हमें उनको क्लियरली देख सकते हैं, यानी कि हम उनको क्लियरली अलग ही तरीके से देख सकते हैं। फर्स्ट पार्टिकल अलग से और सेकंड पार्टिकल अलग से देख सकते हैं। वेर और स्टैंड्स फॉर रियल पार्ट, सो और नथिंग बट रियल पार्ट। सो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट आता है। तो दिस इज़ पॉसिबल इफ द ओवरलैप ऑफ द वेव फंक्शन इज़ 0। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ओवरलैपिंग ऑफ वेव फंक्शन 0 होता है, यानी कि ये पार्ट 0 होता है जब, तो अभी मैंने कहा था, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम स्टेट, पार्टिकल का स्टेट एक वेव फंक्शन से यूज़ करके डिनोट करते हैं। एक पार्टिकल को डिफाइन करने के लिए हम वेव फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वेव फंक्शन आपको फर्स्ट पार्टिकल का है और ये वेव फंक्शन आपको सेकंड पार्टिकल का है, यानी ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकंड इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल नथिंग बट इलेक्ट्रॉन इज आल्सो ए पार्टिकल। तो ये फर्स्ट पार्टिकल का वेव फंक्शन और सेकंड पार्टिकल का वेव फंक्शन, ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, तो हमें डिस्टिंग्विशेबल लगेंगे अगर जब ये ओवरलैप होएंगे, यानी एक के ऊपर एक ये वेव फंक्शंस ओवरलैप होएंगे। तो ये फर्स्ट पार्टिकल का है, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन का है। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग रीजन आ रहा है हमें, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें फर्स्ट पार्टिकल रहेगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक सेकंड पार्टिकल रहेगा। लेकिन इस रीजन में हम ये नहीं कह सकते हैं कि आखिर वहाँ पर फर्स्ट पार्टिकल है या सेकंड पार्टिकल है। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग की वजह से फर्स्ट पार्टिकल भी यही लगेगा, यही रहने लगेगा और सेकंड पार्टिकल भी यही रहने लगेगा। तो हमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, उनको अलग तरीके से नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए उन्हें, अगर ये ओवरलैपिंग रीजन नहीं होनी चाहिए तो उनको अलग तरीके से देखना हो चाहिए, तो उनका ओवरलैपिंग नहीं रहना चाहिए, यानी कि हमें ये टर्म नहीं रहनी चाहिए इक्वेशन में। So in this way, when coordinates of two particles are not the same, we can exchange degenerate functions reference term। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं exchange degenerate function coordinates two particles। तो अगर हम स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स को कंसिडर करेंगे तो इस रीजन में फर्स्ट पार्टिकल का कोऑर्डिनेट भी यहीं पर है और सेकंड पार्टिकल का कोऑर्डिनेट भी यहीं पर है, यानी कि दोनों के कोऑर्डिनेट्स सेम हैं। तो अगर ये सेम होते तो यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट्स सेम हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे तो फर्स्ट पार्टिकल का वेव फंक्शन का कोऑर्डिनेट्स और सेकंड पार्टिकल का वेव फंक्शन का कोऑर्डिनेट्स दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर ये यही कह रहे हैं कि जब दोनों कोऑर्डिनेट्स सेम नहीं रहेंगे तो तब हमें इंटरफेरेंस टर्म, यानी कि ये टर्म 0 हो जाएगा और हमें क्लियरली वो पार्टिकल, हम उन पार्टिकल्स को हम अच्छी तरीके से देख सकते हैं।